जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी जनरल नॉलेज 53 के इस वीडियो लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा आयोजित की गई परीक्षा जिसका पोस्ट कोड 962 था और ये क्लर्क की परीक्षा थी जो कि आज ये आयोजित की गई। तो आज हम इसका विश्लेषण करेंगे, उसके उत्तरों का हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे, उसकी आंसर की हम यहाँ पर फुली सॉल्व तरीके से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। इसमें देखते हैं हमारा पहला प्रश्न जो था वो था रीजनिंग से संबंधित प्रश्न था। प्रश्न में पूछा गया था कि आलोक बिंदु Q से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और वह 25 मीटर चलने के पश्चात अपने बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है तथा बिंदु F पर पहुंचता है। प्रारंभिक बिंदु Q से वह किस दिशा में है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्व। जिस किसी ने भी दक्षिण पूर्व लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है, क्योंकि आलोक देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये बिंदु Q से चलना शुरू किया है, अपनी ये दक्षिण की तरफ चलना शुरू करता है, 25 मीटर दक्षिण चलता है, फिर अपने बाएं मुड़ता है। तो बाएं मुड़ता है तो इस तरफ ये मुड़ा और फिर 45 मीटर यहाँ पर चला और पहुँच गया बिंदु F पर। तो ये किस दिशा में है? तो ये है दक्षिण पूर्व दिशा में अपने है। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अमान्य पंक्ति के दोनों छोर से 18वां है। पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो कुल कितनी है? तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि अमान्य जो है वो पंक्ति, मान लीजिए एक ये पंक्ति है और अमान्य जो है यहाँ पर पंक्ति के दोनों छोर से 18वें नंबर पर है। इस तरफ से भी ये 18वें नंबर पर है और इस तरफ से भी ये 18वें नंबर पर है। तो पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हुई? तो पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या जो हुई वो हुई 35। तो जिस किसी ने भी 35 लगाया है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तो क्या कहा? तो फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये फोटोग्राफ की ओर इशारा कर रहा है कि वह जो है वो मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, दादा के एकमात्र पुत्र कौन हुए? उसके पापा हुए। तो उनकी पुत्री कौन हुई? तो वो हुई उसकी बहन। तो उस महिला से उस पुरुष का किस प्रकार से संबंध है? तो वो उसकी बहन हुई। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने हाल ही में स्वावलंबन चैलेंज फंड की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सिडबी। सिडबी ने हाल ही में स्वावलंबन चैलेंज फंड की शुरुआत की है। फंड का उद्देश्य जो है वो ग्रीन, क्लीन और एफिशिएंट क्लाइमेट चेंज है। अगला प्रश्न है कि मनु भंडारी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस संबंध उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध जो था वो साहित्य से था। साहित्य में वो क्या थी? तो वो हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार थी, मध्य प्रदेश से थी और उनका जो असली नाम था वो क्या था? उनका असली नाम था महेंद्र कुमारी। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि विच कंट्री वन द T20 वर्ल्ड कप? 2021 में T20 विश्व कप ट्रॉफी किस देश ने जीती है? तो 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती है वो जीती है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 2016 से प्रथम जनजाति राष्ट्रों के सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करता है? तो 2016 से जो है वो प्रथम जनजाति राष्ट्रों के सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? वो कर रहा है USA। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अमेरिका जो है इसकी मेज़बानी कर रहा है। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि कौन से राज्य ने हाल ही में केसर-ए-हिंद को राज्य तितली के रूप में अनुमोदन दिया? तो इसका जो सही उत्तर है तो ये किसने दिया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश ने केसर-ए-हिंद को राज्य तितली के रूप में जो है वो अनुमोदन दिया है। केसर-ए-हिंद को क्या कहा जाता है? तो भारत का सम्राट कहा जाता है केसर-ए-हिंद को। अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च की है?
तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, संस्कृति मंत्रालय ने। तो संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए एक ऐप जो है वो लॉन्च की है, और इस ऐप में वर्ड्स न्यू, वीकली हाईलाइट वगैरह जो है वो ऑप्शन एडेड हैं। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है किस देश ने हाल ही में भारत के साथ संसदीय मित्रता संगठन बनाया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, श्रीलंका। श्रीलंका ने हाल ही में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के साथ संसदीय मित्रता संगठन जो है वो बनाया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि किस कंपनी ने हाल ही में निम्न पृथ्वी कक्ष में उपग्रह के साथ जोड़ने के लिए नई छोटी डिश लॉन्च की है। ऑप्शन ए है ब्लू ओरिजिन, ऑप्शन बी है स्पेस एक्स, ऑप्शन सी है वर्जिन गैलेक्टिक, ऑप्शन डी है नासा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के सीईओ हैं एलन मस्क। तो एलन मस्क की एक उपग्रह इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी है स्टारलिंक। दरअसल ये स्पेस एक्स ने नहीं बनाया है, ये बनाई है स्टारलिंक्स ने, पर स्टारलिंक्स जो है वो स्पेस एक्स का ही एक स्वरूप है, उसी की एक छोटी कंपनी है। तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्पेस एक्स। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा देश 2022 में यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी कि COP27 की मेज़बानी करेगा। ऑप्शन है भारत, चीन, यूएसए और मिस्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, मिस्र। तो COP27 की जो मेज़बानी करेगा, कौन करेगा? मिस्र इसकी मेज़बानी करेगा। बात करें 28 COP28 की, तो इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये कब होगा? तो ये होगा वर्ष 2023 में। COP28 होगा वर्ष 2023 में, और इसकी मेज़बानी करेगा यूएई की हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन यानी कि ऐतिहासिक प्रस्ताव, जो कि हाल ही में समाचारों में था, किस देश से संबंधित था? तो इसके ऑप्शन है यूएसए, जापान, चीन या फिर न्यूजीलैंड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चीन। तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव जो है वो पारित किया है। तो जिस किसी ने भी ऑप्शन सी लगाया बिल्कुल सही जवाब है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है, इंग्लिश से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स। तो पहला जो यहाँ पर प्रश्न है वो है द ऑपोजिट फोर्स वेंट ऑन फाइटिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, उसके आगे लिखा है द नाइट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा द ऑपोजिट फोर्सेस वेंट ऑन फाइटिंग थ्रू द नाइट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ही डज नॉट लाइक ब्लैंक बेटर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा माई डूइंग। ऑप्शन सी सही होगा, ही डज नॉट लाइक माई डूइंग बेटर। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है एज द फेस्टिवल अप्रोचेस द नंबर ऑफ द कस्टमर। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? इंक्रीजेज। एज द फेस्टिवल अप्रोचेस द नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीजेज। अगला प्रश्न है बॉयज आर यूजुअली डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, ब्लैंक्स दिया गया है, दे अर्न इनफ मनी टू सपोर्ट देमसेल्फ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टिल। बॉयज आर यूजुअली डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट टिल दे अर्न इनफ मनी टू सपोर्ट देमसेल्फ। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है आई शैल नॉट डू द वर्क अनलेस यू पे, डू नॉट पे, शैल पे, वॉन्ट नॉट पे मी मोर मनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आई शैल नॉट डू द वर्क अनलेस यू पे मी मोर मनी। अगला प्रश्न है, इसमें अपोजिट मीनिंग वाले शब्द जो है आपको ढूंढने हैं। तो प्रश्न दिया है डिम। डिम का अपोजिट क्या होगा? तो डिम का अपोजिट होगा ऑप्शन ए, ब्राइट। अगला प्रश्न है कैलोस। कैलोस का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? तो इसका अपोजिट होता है सेंसिटिव। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। मोर्टल का होगा यहाँ पर इमोर्टल होगा। ऑप्शन सी इसका भी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कंफेस। कंफेस का होता है ऑप्शन ए, डिनाई। तो जिस किसी ने भी डिनाई लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। अगला प्रश्न है स्कॉल्ड। स्कॉल्ड होता है झकझोरना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्रेज। तो ये जिस किसी ने भी लगाया है बिल्कुल सही जवाब लगाया है। अगला प्रश्न है, इसमें जो आपको वेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन इडियम ऑफ फ्रेज।
इडियम और फ्रेज दी गई है उसका जो बेस्ट एक्सप्रेसिव मीनिंग है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो प्रश्न है टू प्ले ऑन ए फिडल, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है टू ऑयल द नॉकर, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए टू इंस्टिगेट ए पर्सन टू डू ए जॉब। तो जिस किसी ने भी ऑप्शन ए लगाया है बिल्कुल सही जवाब लगाया है। अगला प्रश्न है टू लाइव फास्ट, तो इसका सही जवाब है टू लीड ए लाइफ ऑफ डिसिपेशन। तो 26 का भी आंसर ए जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। 27 की बात करें टू स्पीक डैगर, तो स्पीक डैगर का यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होता है टू अब्यूज समवन, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करें स्वान सॉन्ग, स्वान वैसे एक पक्षी होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए मेलोडियस सॉन्ग इन प्रेज ऑफ समवन, किसी की प्रेज करने के लिए गाया हुआ अगर कोई गाना गाता है तो उसकी इडियम जो बनती है उसको कहा जाता है स्वान सॉन्ग। अगला प्रश्न जो है वो हिंदी से संबंधित है, यहाँ पर शुद्ध शब्द चुनने हैं आपने। तो सबसे पहला जो 29वां प्रश्न है यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है। अधिकांश यहाँ पर शुद्ध नहीं है, ये वाला अधिकांश भी शुद्ध नहीं है, ये अधिकांश जो है शुद्ध है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 30वां प्रश्न है, इसमें परीक्षक आपको शुद्ध शब्द चुनना है, तो परीक्षक ऑप्शन बी सही जवाब है। जिस किसी ने भी बी लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। अगला जो 31 है 31वां प्रश्न है, वहाँ पर महौषधि, महौषधि को चुनना है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 32 नंबर का जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, अन्वेषण कहा जाता है इसे। और जो 33वां प्रश्न है व्यतीत, व्यतीत में ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। 34 जो प्रश्न है 34 प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है व्यू का संधि विच्छेद क्या है, तो ऑप्शन ए वी जमा ऊ जो है बिल्कुल सही जवाब है व्यू का। और ये कौन सी संधि है, तो ये संधि है यण संधि, इसको यण संधि जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूत का तत्सम क्या है, तो सूत का जो तत्सम होता है वो सूत्र है, सूत्र यानी कि धागा जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 36, इसमें पूछा गया है कि माली का स्त्रीलिंग क्या है, तो माली का जो स्त्रीलिंग होता है वो मालन या फिर मालिन होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है गीत का बहुवचन क्या है, तो गीत का जो बहुवचन है वो गीत ही होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर होगा। शोकाकुल, शोकाकुल यानी कि शोक से आकुल, तो शोक से आकुल में यहाँ पर कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा समास होगा, द्वंद तो इसमें है नहीं, बहुब्रीहि भी नहीं है, तो तत्पुरुष इसमें समास है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि क्रिया का विशेषण है, तो क्रिया का विशेषण कौन सा है, यहाँ पर क्रियाशील। अगला प्रश्न है परलोक में उपसर्ग है, परलोक में उपसर्ग कौन सी है, तो परलोक में जो है वो पर यहाँ पर उपसर्ग है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है फेरा में प्रत्यय है, फेरा में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय वो होता है जो पैरों में लगता है, और उपसर्ग जो है वो ऊपर लगती है, यहाँ पर जो था ऊपर लगा था, लोक जो था वो प्रत्यय था। तो वैसे ही फेरा में प्रत्यय कौन सा होगा, तो फेरा में आ जो है प्रत्यय है, क्योंकि मूल शब्द इसमें जो है वो फेर है, फेर यहाँ पर मूल शब्द है, तो आ जो है इसमें क्या हुआ, प्रत्यय हुआ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आज्ञा का पर्यायवाची क्या है, तो आज्ञा का पर्यायवाची यहाँ पर सभी को पता होगा, आज्ञा का पर्यायवाची अनुमति है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न था जड़ खोदना, जड़ खोदना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था सभी के लिए, क्योंकि कुछ जो थे इसको समूल नष्ट करना भी कह रहे हैं और कुछ जो है सर्वोपाय करना भी कह रहे हैं, क्योंकि जड़ खोदना कुछ शब्द ही ऐसा है कि हर कोई इसमें कंफ्यूज हो सकता है। तो यहाँ पर जो उचित शब्द हमको लग रहा है वो है ऑप्शन ए, फिर भी अगर आपको कोई और शब्द उचित लग रहा है तो हमें ज़रूर बताइए। तो हमने जो ऑप्शन बताया है वो है 43 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, समूल नष्ट करना। सर्वोपाय करना भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वह जड़ खोदता है, वो किसी बात की जड़ खोदता है, यानी कि वो हर उपाय करता है, किसी बात की वो तह तक चला जाता है, तो ये भी हो सकता है।
किसी बात की तह तक जाना भी जड़ खोदना हो सकता है, समूल नष्ट करना भी हो सकता है, सर्वोपाय करना भी हो सकता है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता पर कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो सही जवाब है तो वो है ऑप्शन डी, पशुपति जो थे उनके द्वारा पूजनीय थे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी। भारत की जाति व्यवस्था जो थी वो किसके लिए बनाई गई थी। तो ऑप्शन ए है श्रम का व्यावसायिक विभाजन, आर्थिक उत्थान, श्रम की गरिमा को मान्यता के लिए, या फिर श्रम की अगतिशीलता के लिए। तो ये बनाई गई थी श्रम का व्यावसायिक विभाजन के लिए ये बनाई गई थी। अगला प्रश्न था कि संथारा किस समुदाय का धार्मिक अनुष्ठान है। तो संथारा जो है वो किस समुदाय का धार्मिक अनुष्ठान है। तो ये कौन से समुदाय का है। तो ये जैन समुदाय का है। जैन समुदाय का ये धार्मिक अनुष्ठान है। जैन समुदाय के संथारा को जो है वो संलेखना भी कहा जाता है। संलेखना का मतलब क्या होता है, जब कोई जैन मुनि जो है वो अपनी पूरी जिंदगी जी लेता है, उसके बाद वो अन्न इत्यादि का त्याग कर देता है और मृत्यु का वो सामना करता है, उसे जो था वो संथारा या फिर संलेखना जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में नागानंद नाटक जो था वो लिखा था। तो नागानंद नाटक किसने लिखा था। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने जो था वो नागानंद नाटक लिखा था। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को बुद्धिमानी का नहीं उसकी मूर्खता का स्मारक कहा था। तो इसका सही जवाब है विंसेंट स्मिथ ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। विंसेंट स्मिथ ने अकबर के दीन ए इलाही को उसकी मूर्खता का स्मारक कहा था। अगला प्रश्न है, जहांगीर का मकबरा कहाँ बना था। तो जहांगीर का मकबरा बना है लाहौर में। लाहौर में ये कहाँ पर बना है, शाहदरा नगर के ये निकट बना है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था। तो आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहाँ से किया था, पाबनार नामक जगह से ये किया था। अगला प्रश्न जो है उसमें पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ जो था वो किया गया था, क्यों प्रारंभ किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, या फिर भारतीय सामानों के उपयोग को बढ़ावा देकर लोगों को आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से, या फिर जलियांवाला बाग में भारतीय लोगों को सामूहिक हत्या के विरोध में, या फिर भारत के जिम्मेदार सरकार के प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण। तो ये क्यों किया गया था। तो ये किया गया था भारतीय सामानों के उपयोग को बढ़ावा देकर लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से ये किया गया था, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि लाला लाजपत राय किसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे जब उन्हें पुलिस की निर्दयता का सामना करना पड़ा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का वो विरोध कर रहे थे। लाला लाजपत राय को और किस नाम से जाना जाता था। तो इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश क्राउन ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की संप्रभुता प्राप्त की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 1858 में, यानी कि 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की जो थी वो सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार यह दर्शाता है कि सभी नागरिक देश के कानून के द्वारा समान रूप में सुरक्षित होंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, समानता का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण बताया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण बताया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। बिल्कुल सही जवाब है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। भारत का उपराष्ट्रपति
अचानक राष्ट्रपति का पद रिक्त होने केस में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? बिल्कुल जी करता है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए किसी कारणवश तो उपराष्ट्रपति उस पद को ग्रहण कर लेता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष का कर्तव्य निर्वाहित नहीं करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। जब राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है तो राज्यसभा के अध्यक्ष का वो कर्तव्य निर्वहन नहीं करता है, क्योंकि उसमें वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। तो अगला जो प्रश्न, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राष्ट्रपति के कर्तव्य प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए जाते हैं? नहीं जी, ये नहीं किए जाते हैं। तो निम्न जो प्रश्न पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। जिस किसी ने भी ऑप्शन डी लगाया बिल्कुल सही जवाब लगाया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय क्षेत्र है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो लद्दाख सबसे बड़ा है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143 द्वारा। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही जवाब होगा। अनुच्छेद 143 द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष सलाहकार न्यायालय का गठन किया जाता है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की क्या व्यवस्था है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्था यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, संविधान की संशोधन प्रक्रिया से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत की आत्मा गांवों में रहती है, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि सूर्य की सतह का तापमान मापा गया है, कितना मापा गया है? ये 5600 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है, नापा गया है। ऑप्शन ए सही होगा। 5600 डिग्री से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक ये होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि वायुमंडल में ओजोन छिद्र का पता चला जो स्थित है, कहाँ स्थित है? ये अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण के लिए वन के बृहत क्षेत्र को सुरक्षित रखना आवश्यक है? तो वन का जो काफ़ी मात्रा में क्षेत्र है उसको सुरक्षित रखना क्यों आवश्यक है? तो ये पारिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पश्चिमी तट किस कारण से पूर्वी तट की तुलना में दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? क्यों करता है? क्योंकि पश्चिमी घाट जो है वो वर्षा करने वाली पवनों को रोकता है, इसलिए यह दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिक वर्षा जो है वो प्राप्त करता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रवाल वित्ती के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किसे समुद्री उद्यान यानी कि मैरीन पार्क जो है वो घोषित किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, कच्छ की खाड़ी को। कच्छ की खाड़ी को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के आधार पर जो है वो कच्छ की खाड़ी को समुद्री उद्यान घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि उमियन जल शक्ति परियोजना बांध किसके समीप स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है शिलोंग। शिलोंग में ये स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण घातक रक्तअल्पता यानी कि अनीमिया होता है? ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को गलत प्रकार का रुधिर देने पर क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को गलत प्रकार का रुधिर यहाँ पर चढ़ा दिया जाए तो उसकी धमनियाँ जो हैं वो सिकुड़ जाएंगी। ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि मेघाच्छादित रातें जो हैं वो गर्म होती हैं क्योंकि मेघ क्या करते हैं? मेघ जो
पृथ्वी द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊष्मा है उसको वापस परावर्तित कर देते हैं, इसलिए जो बादलों से घिरी हुई रातें हैं वो गर्म होती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि इंद्रधनुष में बैंगनी प्रकाश पृथ्वी की ओर इसका सबसे आंतरिक रंग होता है। नहीं, ये नहीं होता है। नहीं, ये तो होता है। बैंगनी रंग जो है वो पृथ्वी की तरह इसका आंतरिक रंग होता है। इसकी वक्रता पृथ्वी की ओर मुड़ती है, ये भी मुड़ी हुई होती है। इसका लाल प्रकाश आकाश की ओर इसका सबसे बाहरी रंग होता है। लाल प्रकाश पृथ्वी की ओर इसका सबसे आंतरिक रंग होता है। तो देखिए, जो इंद्रधनुष होता है वो कैसे होता है। अगर ये पृथ्वी है तो ये होता है VIVGYOR। आर जो होता है बिल्कुल बाहरी होता है। इसमें बोला है कि लाल प्रकाश आकाश की ओर इसका सबसे बाहरी रंग होता है, ये बिल्कुल ठीक है। लाल प्रकाश पृथ्वी की ओर इसका सबसे आंतरिक रंग होता है, ये बिल्कुल गलत है। इसकी वक्रता पृथ्वी की ओर मुड़ी होती है, ये नहीं है। बैंगनी प्रकाश पृथ्वी की ओर इसका सबसे आंतरिक रंग होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ए और सी दोनों सही है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है ए और सी में। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा उत्तर जो है वो सही होगा, क्या ए सही होगा या फिर सी सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि मैच स्टिक यूज माचिस की तिल्ली में उपयोग करते हैं। माचिस की तिल्ली में क्या उपयोग किया जाता है? तो माचिस की तिल्ली में रेड फॉस्फेरस जो है वो उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कक्ष तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? तो सभी को पता है कि पारा जो है वो कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में होती है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। इसमें पूछा गया था कि कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो MS ऑफिस जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? जहाँ पर सोर्स कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर इज मेड अवेलेबल फॉर बाय द ऑथर। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि वर्ड प्रोसेसिंग का आविष्कार किसने किया था? तो वर्ड प्रोसेसिंग का आविष्कार IBM कंपनी ने किया था। कब किया था? 1973 में किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इम्प्रेस जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्ड प्रोसेसर में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं? 4 प्रकार के टेक्स्ट अलाइनमेंट इसमें दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि राइटर प्रोग्राम में टेम्पलेट क्या है? राइटर प्रोग्राम में टेम्पलेट क्या है? सॉरी, एक प्रश्न रह गया, लिब्रे ऑफिस सूट में कौन सा प्रोग्राम शामिल नहीं है? तो MS वर्ड इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, इसमें जो पूछा गया है कि राइटर प्रोग्राम में किस मेनू में ऑटो सेव सुविधा रखी जाती है? तो ऑटो सेव सुविधा किस प्रोग्राम में रखी जाती है? तो ये फाइल में रखी जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। वेयर इज जूम स्लाइडर लोकेटर? जूम स्लाइडर कहाँ पर होता है? तो जूम स्लाइडर जो होता है वो स्टेटस बार में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सिंगल स्पेसिंग के कारण कितने पॉइंट टाइम स्पेसिंग होती है? तो यहाँ पर 12 पॉइंट टाइम स्पेसिंग होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि किसी डॉक्यूमेंट में MS वर्ड टेबल में अधिकतम कितने कॉलम डाले जा सकते हैं? तो 63 अधिकतम कॉलम जो है वो किसी MS वर्ड टेबल में डाले जा सकते हैं। सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वो .txt होता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डॉक्यूमेंट इसके साथ प्रिंट होता है। हमारा डॉक्यूमेंट जो होता है 1.25 इंच बाएं और दाएं हाशिया के साथ प्रिंट होता है, बिल्कुल सही है। 1 इंच शीर्ष और तल हाशिए के साथ प्रिंट होता है, बिल्कुल सही है। पोर्ट्रेट अभिविन्यास, ये पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में प्रिंट होता है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ये सभी जो हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कैरेक्टर के संग्रह और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड को क्या कहते हैं? तो कैरेक्टर के संग्रह और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड को कहते हैं स्टाइल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, किसी डॉक्यूमेंट में विशेष स्थान पर सीधे पहुंचने में आपको कौन समर्थ बनाता है? तो सब डॉक्यूमेंट, बुकमार्क्स, क्रॉस रेफरेंस या फिर आउटलाइन। तो क्रॉस रेफरेंस जो है वो इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक? हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है? ऑप्शन सी, Ctrl+K।
अगला प्रश्न है कि निजी कंप्यूटरों की संख्या जिसमें वर्ड प्रोसेसर पहले से ही स्थापित है वो कितनी है? तो ये लगभग 90% है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर मेमोरी का विशेष भाग जो कि बाद में उपयोग के लिए जानकारी का अस्थायी धारण करता है, तो कौन करता है उसको? उसको करता है क्लिपबोर्ड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ब्लॉक मूव ऑपरेशन एक उदाहरण है। तो ब्लॉक मूव ऑपरेशन किसका उदाहरण है? तो ये कट एंड पेस्ट का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि बॉयलर प्लेट क्या है? बॉयलर प्लेट जो है एक मानक पैराग्राफ वाला डॉक्यूमेंट बनाने वाले व्यक्तियों द्वारा सामान्यतः प्रयुक्त एक प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि विंडोज़ विशेषता किसके लिए सहायक होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों के लिए ये सहायक होती है। अगला जो प्रश्न उसमें पूछा गया है कि ऋग्वेदिक धर्म की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ऋग्वेदिक धर्म की जो मुख्य विशेषता थी वो थी परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है चतुर्थ बौद्ध संगीति के विवरण ने किस राजाज्ञा के निर्गमन को प्रेरित किया? तो किसको प्रेरित किया था? सारनाथ को प्रेरित किया था। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया था कि हुण नेता मिहिरकुल किससे परास्त हुआ था? तो मिहिरकुल जो परास्त हुआ था वो यशोधर्मन से परास्त हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस राजपूत राजवंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो अकबर के सामने सिसोदिया वंश ने कभी भी समर्पण नहीं किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अकबर का सबसे प्रसिद्ध दरबारी कवि हिंदी साहित्य में जो था वो कौन था? तो अब्दुल रहीम खान खाना जो था वो अकबर का सबसे प्रसिद्ध दरबारी कवि था। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है विक्रमशिला में प्रसिद्ध मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विक्रमशिला में प्रसिद्ध जो मठ था उसकी स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई थी और वो कौन से वंश से था? पाल वंश से वो संबंधित था। अगला प्रश्न है, महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को तो और जयसीनता के नाम से जाना जाता है, परंतु वो इस उत्तर में नहीं है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो क्या होगा और आपने कौन सा उत्तर जो है इसमें सही लगाया है। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल के दौरान पहली बार मंगोलों ने भारत में घुसपैठ की थी? तो ये किसके शासनकाल में की थी? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हिज्र संवत की गणना की जाती है। तो हिज्र संवत की जो गणना की जाती है वो कब से की जाती है? तो अप्रैल 622 से की जाती है। ईस्वी संवत 622 से की जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले कौन थे? तो भारत में स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे? कनिष्क ने जारी किए थे और वो कुषाण वंश से संबंधित था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का अंत वस्तुतः किसके आक्रमण के कारण हुआ? तो चंगेज खां के हुआ, बाबर के हुआ, नादिर शाह या फिर तैमूर? तो ये बाबर के आक्रमण के कारण हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत का अंत जो था वो बाबर के आक्रमण के कारण हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के संदर्भ में प्रथम मुख्य ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट था, कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन 1857 में ब्रिटिश द्वारा पकड़ा नहीं जा सका था? तो नाना साहब जो थे वो कभी भी ब्रिटिशों द्वारा पकड़े जा नहीं सके थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वारा उसके किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने का जो प्रस्ताव था वो पारित किया गया था, अंगीकृत किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बम्बे अधिवेशन के द्वारा, मुंबई अधिवेशन के द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो थॉमस मुनरो ने इसकी शुरुआत की थी। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्लेमेंट एटली, एवी अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस? तो इसकी अध्यक्षता की थी सर पैथिक लॉरेंस ने की थी और ये जो थे इसके वो सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा उनके दक्षिण अफ्रीका में निवास के दौरान प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में निवास के दौरान इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका जो थी वो चलाई थी। अगला प्रश्न था
कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर हुआ था भाई प्रथम गोलमेज सम्मेलन? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो लंदन में हुआ था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया कि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का निर्माण कहाँ हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो ढाका में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न अगला जो है उसमें पूछा गया कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये जय जवान जय किसान नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। जिस किसी ने भी ऑप्शन सी लगाया बिल्कुल सही लगाया है। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का उद्घाटन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन सभा की अध्यक्षता हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसकी उद्घाटन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है कि संसद का निम्न सदन कौन है? संसद दो सदनों से बनती है, उच्च सदन निम्न सदन। निम्न सदन लोकसभा है और राज्यसभा जो है इसका उच्च सदन है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पिछला भी एक प्रश्न था उसमें भी आया था। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि लोकसभा के अंदर व्यवस्था बनाए रखने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष ही उसमें व्यवस्था बनाए रखता है। तो इसका सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि अध्यक्ष द्वारा अनुमत प्रश्नों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है? तो शॉर्ट नोटिस प्रश्न जो होते हैं यानी कि अल्प सूचना प्रश्न जो होते हैं वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। राज्यसभा के सदस्य किस मत प्रणाली के द्वारा चयनित होते हैं? तो ये होते हैं एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपना विवेक कब उपयोग लाता है? तो जब किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हो सकता है तो राष्ट्रपति इसमें अपना विवेक उपयोग करता है और तब वो इसमें अपना मत डालता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है जब ना तो राष्ट्रपति और ना उपराष्ट्रपति उपलब्ध हो? भाई राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन यहाँ पर कार्य करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो इसमें कार्य करेंगे। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो भारत के महालेखा परीक्षक, उसके बाद निचले निचले आते चलते हैं, वैसे वैसे कार्य होता जाता है। अगला प्रश्न है कि सरकार कर लगाती है, क्यों लगाती है? तो राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो है वो सरकार जो है वो कर लगाती है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो किसके द्वारा ये की जाती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 124 के द्वारा ये की जाती है। अगला प्रश्न है कि न्यायालय में कौन सा प्रवर्तनीय नहीं है? तो भैया इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अगला जो प्रश्न है मौलिक अधिकार जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय है। अगला जो प्रश्न उसमें पूछा गया कि किसी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है, तो चुनाव आयोग ही मान्यता प्रदान करेगा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है संविधान में ग्राम पंचायत की स्थापना किसके अंतर्गत की गई है? तो संविधान में ग्राम पंचायत की स्थापना जो है वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के कैग का सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? तो सीएजी का कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी भी यहाँ पर सही था, परंतु ये भी एक कंडीशन है कि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, सिर्फ वो 65 वर्ष की आयु तक ही रह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया था कि दल बदल निषेध कानून सबसे पहले 1979 में कहाँ पर लागू किया गया था? तो पश्चिम बंगाल में ये सबसे पहले लागू किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, पूछा गया कि वह कर जो कि आय बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की आय का उच्च अनुपात लेता है क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी कि ऑप्शन बी जो है प्रगामी कर जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया कि बैंक दर का क्या अर्थ है? तो भैया बैंक दर क्या होती है? तो अनुसूचित बैंक द्वारा प्रभावित ब्याज दर जो होती है वो बैंक दर होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया कि जीवन बीमा निगम यानी कि LIC जो है वो क्या है?
क्या ये सहकारी बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, निवेश बैंक है या फिर विकास बैंक है? तो ये एक डेवलपमेंट बैंक है, विकास बैंक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956 तक। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा है कि दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस अवधि के दौरान हुई थी? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा है एक एस्ट्रोनॉमिकल इकाई निम्न में से किन के मध्य की औसत दूरी है? तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगला प्रश्न है समुद्र में ज्वार भाटा कब आता है? तो केवल चंद्र दिवस पर यह आता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं की श्रेणी का नेटवर्क क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं ग्रिड सिस्टम। ऑप्शन बी सही जवाब है। कौन सी समताप रेखा समान रेखा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए धूप। अगला प्रश्न है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है? तो मकर रेखा को जो 2 बार काटती है वो है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है स्टेपी किस बायोम से संबंध है? तो घास के मैदान से संबंधित है स्टेपी। ऑप्शन ए सही जवाब है। वर्षा जल की तुलना में समुद्री जल अधिक लवणीय होता है क्योंकि नदियां जो है मृदा से लवण लाती है और समुद्र में गिराती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया कि सभी सजीवों और उनके संबंधों को एकीकृत करने वाला पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो उसको क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल। अगला प्रश्न है समुद्र का चौड़ा प्रवेश मार्ग प्रायः अवतल आकार का होता है जो कहलाता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्ट्रेट जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला उदाहरण है किसका उदाहरण है हिमालयी पर्वत श्रृंखला? तो ये इसका सही उत्तर है फोल्ड माउंटेन। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। अगर प्रश्न है कौन सी नदी पंजाब से संबंधित नहीं है? तो ताप्ती नदी पंजाब से संबंधित नहीं है क्योंकि ये तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। जिसने भी ऑप्शन डी लगाया है बिल्कुल सही जवाब लगाया, 1 नंबर यहाँ पर उसको मिलेगा। अगला प्रश्न है दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है। क्यों सूखा रहता है? क्योंकि तापमान अत्यधिक उच्च है जिसके कारण पवनें ठंडी नहीं होती। नहीं, पवनें इस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती, ये भी नहीं है। इस क्षेत्र में कोई पर्वत नहीं, ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर है यह वर्षा आच्छादित क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही होता है उत्तर है। रेन शैडो एरिया में है इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी का पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती, हरियाणा में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कौन सा मृदा अपरदन का कारण नहीं है? तो अपवाह तो मृदा अपरदन का कारण है, बिल्कुल सही है। वननाशन भी मृदा अपरदन का कारण है। अवक्षयन ये नहीं है क्योंकि अवक्षयन तो इसे तो मृदा बनती है ना कि टूटती है। तो चराई भी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की प्रथम योजना कौन सी थी? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की जो प्रथम योजना थी वो थी नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? तो ऑप्शन ए इडुक्की। इडुक्की जो है वो केरल में है सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा पड़ोसी देश विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अफगानिस्तान यहाँ पर अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है? तो संथाल जो है भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र भारत ने कब अंगीकार किया था? तो वर्ष 2007 में किया था। ऑप्शन डी सही जवाब है। कब किया था? 15 अक्टूबर 2007। अगला प्रश्न भारत में अनेक कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं तो किस घाटी में पाए जाते हैं? तो ये दामोदर घाटी में पाए जाते हैं। दामोदर घाटी कहाँ से कहाँ तक है? तो झारखंड से लेकर वेस्ट बंगाल तक ये फैली हुई है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला है व्हाट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ फंजाई? फंजाई के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है माइकोलॉजी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है अग्र अंगमारी अर्ली वाइट सामान्य रोग किस में होता है? तो ये पोटैटो और टोमेटो में होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है? तो बैक्टीरिया की सहायता से इसको परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है।
अगला प्रश्न है बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण रिकेटस रोग होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता होती है तो किसके साथ होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। पुरुषों में प्रतिस्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? तो 12 दांत जो है वो प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ऑप्शन ए सही है। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन ब्रिक की कार्यात्मक इकाई है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है मेनिंजाइटिस रोग है जो प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क को ये प्रभावित करता है। रक्त में यूरिक अम्ल के उच्च स्तर के कारण गठिया होता है। वह पशु जो कि अत्यधिक गर्मी सहन कर सकता है बकरी है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया कि जब मोटे कांच के गिलास में द्रव डाला जाता है तो वह चटक जाता है, क्योंकि कांच जो होता है ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए केवल आंतरिक सतह का ही विस्तार होता है। ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जवाब। इसके आगे जो पूछा गया है कि सब्जियों को पकाते समय उसमें एक चुटकी नमक डालने पर वह कम समय में क्यों पक जाती हैं? क्योंकि जब सब्जियों को पकाते समय उसमें नमक डाल दिया जाता है तो उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने से उसका जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि फिलामेंट प्रकार के प्रकाश बल्ब में उपयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है, तो ये होती है अवरक्त प्रकाश के रूप में, तो इन्फ्रारेड लाइट के रूप में ये प्रकाशित होती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो कि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो उसको भैया कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जिसने भी लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। अगले प्रश्न में देखते हैं कि कन्वर्सन ऑफ साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डन बाय। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है माइक्रोफोन के द्वारा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो अब जो मैं बोल रहा हूँ वो भी मैं माइक्रोफोन के द्वारा ही बोल रहा हूँ, तो इसको जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है। अगला प्रश्न जो है उसमें लिखा गया है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में तो D2O यानी कि हैवी वाटर बोलते हैं इसको, ये प्रयुक्त होता है। और साथ ही क्या प्रयुक्त होता है? ग्रेफाइट। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया कि कौन सा एक शुद्ध तत्व है? तो कांच भी मिश्रण से बनता है, सीमेंट भी मिश्रण से बनता है, सोडियम एक अकेली धातु है, ये सही है। इस्पात स्टील जो है वो भी मिश्रण से बनती है। तो ऑप्शन सी जिसने भी लगाया बिल्कुल सही लगाया है। अगला प्रश्न है कौन से खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो कौन से खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होती है। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया कि कौन सी गैस जो है रंगीन है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है यानी कि NO2 जो है वो रंगीन है। तो इसका सही उत्तर है फायर फाइटिंग क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम। फायर फाइटिंग क्लॉथ किससे बने हैं? एस्बेस्टस से बने होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न हिमाचल प्रदेश जीके से है। हिमाचल प्रदेश जीके जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर भी जो ये प्रश्न यहाँ पर आगे हैं हम आपको बता देते हैं कि बशेश्वर महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर है? तो बशेश्वर महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश में ये जिला कुल्लू में स्थित है। तो आपको अगर हमारी नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो जल्द ही हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम वो भी आपके लिए लेकर ज़रूर आएंगे। तो हिमाचल प्रदेश की जो प्रश्न इस में पूछे गए थे उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए